नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 जो कि 30 मार्च को आपका गणित का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पेपर है वो मैं लेके आ चुका हूँ, जो कि बोर्ड की ओर से ही आपके जो क्वेश्चन बैंक जारी करी गई थी उसी में से ही आपका पेपर बना हुआ है, वो मैं यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ। तो कुछ इसी प्रकार का पेपर आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, तो आपको एक एक प्रश्नों को अच्छे से है वो कर लेना है, समझ लेना है। तो चलिए दोस्तों, आपकी गणित में जो विद्यार्थी कमज़ोर है वो सोचते हैं कि ये प्रश्न मैं नहीं कर पाता हूँ, ये मुझे इनमें दिक्कत होती है, वो सारे प्रश्न आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 100% गणित में रिजल्ट रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम पूरा स्टार्ट करके सभी प्रश्नों को एक एक करके समझते हैं। अगर आपको इन पेपर की PDF फाइल चाहिए या फिर आपको कोई भी टेस्ट देना है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो सारे आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप का नाम एजुकेशन लाइन है, प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, माइनस माइनस 2/9 व 3/6 का गुणा करने पर प्राप्त क्या होगा। तो देखिए, गुणा करने के लिए हमें बोला गया है, तो 2/9 हमने लिखा, गुणा 3/6 हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि -2/9 आपको दिया गया है, हमें गुणा करना है 3/6 से, ठीक है। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए, आपने गुणा करना है तो क्या करना है, 3 जो ऊपर दिया गया है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये कट गया। अगर गुणा में ऊपर है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो लास्ट में क्या बच गया, माइनस का ऊपर 1 है और नीचे 9 है, तो माइनस का 1/9 हमारे पास शेष बच गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे एक चर वाले, द्विचर वाले और बहुचर वाले जो समीकरण है वो आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सा क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि एक चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप होगा। तो एक चर में दोस्तों जो आपके चर होते हैं एक्स, वाई और जेड, ठीक है। ये मान लीजिए किसी संख्या में एक्स ओनली एक ही है, या वाई मान लीजिए, या जेड मान लीजिए एक ही है अपने आप में, दूसरा कोई नहीं है, वो हमारा होगा एक चर वाला। अब आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप देखेंगे ए एक्स आपको लिखा गया है प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ पे जो चर है आपका एक्स वाई जेड वाला, वो ओनली एक ही यहाँ पे दिया गया है, तो हमारा आंसर ये मिलता है। यहाँ पे पहले में देखेंगे तो एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, नहीं होगा। इसमें तो घात है, तो ये तो जो द्विघात वाला समीकरण होता है एक चर वाला, वो बन जाता है। यहाँ पे भी आपका वो अलग हो गया, तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी होगा, आप समझ गए। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का माप का योग क्या होता है। तो आपको पता है कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का माप होता है वो 360 डिग्री का होता है। आगे देखिए, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में एक आएगा। अब देखिए, एक आने के लिए देखिए वर्ग पूछा गया है। अब इस प्रकार से प्रश्न आएगा आपका 100%। अब आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और फटाफट इसको हल भी कर ले, ताकि बाकी के प्रश्न भी हम हल करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लास्ट की संख्या को गुणा करके देखना है 2 बार। देखिए लास्ट में क्या है, 9, 9 को 9 से गुणा किया, 81 आ गया, मतलब एक आ रहा है इसमें, यानी कि ये कहीं ना कहीं बैठ रहा है। अब यहाँ पे 82 में लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 दूनी 4 हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 से गुणा करूँगा तो 49 आ रहा है। 3 को 3 से करूँगा तो भी नहीं आ रहा है। लेकिन कुल मिला के 109 ही एक ऐसी संख्या बनी है जिसको अगर मैं वर्ग करता हूँ उसका, तो लास्ट में एक आता है, और यही पूछ रहा है ये, तो हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप फटाफट इनको कर सकते हैं। आगे देखिए, संख्या 9 की घन संख्या होगी। तो 9 की जो घन संख्या है, देखिए घन का मतलब आप सभी जानते हैं कि उसी संख्या को 3 बार गुणा करना, वो हमारा क्या कहलाता है भाई, घन कहलाता है। ये सिंपल भाषा है। अगर आपको वर्ग पूछा जाता है तो उसी संख्या को 2 बार गुणा करना, ठीक है। जैसे गुणा ये, ठीक है, 2 बार गुणा किया वो वर्ग कहलाएगा, 3 बार गुणा किया वो घन कहलाएगा, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे अब। तो यहाँ पे देखिए 9 की घन संख्या मतलब 9 × 9 × 9, 3 बार गुणा करना है। 9 नाम 81 आ गया, फिर 9 से गुणा करूँगा तो 9 एकम 9, 9 8 72, 729, तो 729 ऑप्शन नंबर डी में मेरा आया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर आ जाता है। कैसे, बट्टा। हमने ये पर्सन एक पर्सन पहले भी किया होगा, एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ देखा था कि जो बट्टा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, छूट भी बोलते हैं। तो छूट क्या होती है, अंकित मूल्य। मान लीजिए कि 100 रुपये कोई चीज़ थी और हमें तो वो 95 रुपये में ही मिल गई, ठीक है। तो ये क्या बन गई भाई, 100 में से 95 गए तो 5 रुपये, ये क्या बन गई, मेरी छूट बन गई, ये मेरा क्या बन गया, बट्टा बन गया, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। अब द्विपदीय की व्याप्त करी गई थी जिसमें 2 पद विद्यमान होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 पद जो है वो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 3xy, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला है 8 नंबर का प्रश्न। इसमें आपकी 4 की पावर है वो आपको 9 दी गई है, फिर गुणा 4 की पावर है वो आपको 3 गई है,
इसका जो घातांक है, ठीक है, वो घातांक आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए टोटल घात बतानी होती है। अगर यहाँ पे ये नहीं होता, मान लीजिए यही होता, तो आपकी घात क्या होती, तो 9 हो जाती। लेकिन 2 है, आधार समान है, तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी, 9 और 3 12, मेरा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे साथियों क्या होगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, टोटल घात हमें बतानी है, तो घात 9 ऊपर है और एक 3 है, तो टोटल घात कितनी हो गई, 12। तो 4 के ऊपर टोटल घात 12 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे घातांक का रूप पूछा है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि इसमें कौन सा गुणधर्म है वो लागू हुआ है। तो साथियों यहाँ पे जो गुणधर्म लागू हुआ है वो हुआ है हमारा कर्म विमीयता, ठीक है। कर्म विमीयता का नियम लागू हुआ है, कर्म के अनुसार जो अपन गुणा भाग करते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का जो प्रश्न है, आप यहाँ पे देखेंगे समीकरण है, इसको आपको हल करना है। ये आपको दिया गया है 2x/3 प्लस का 1 दिया गया है, बराबर में आपको दिया गया है 7x/15 और प्लस का 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। ऊपर 2x ऐसा कैसे रहेगा, और यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया मेरा, 15, ठीक है। अब यहाँ पे तो 7x ऐसा कैसे रहेगा, प्लस यहाँ पे 15 बार गया, 15 थी 45 मेरा आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके करना है ये संख्याएं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते इस प्रकार से, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये आपको दिया गया है 2x, एक बार दोबारा से, ये आपको दिया गया है 2x बटे में आपको 3। अब यहाँ पे x की संख्याएं थी वो इधर लानी है, तो यहाँ पे मैंने 7x/15 इधर लिया है, क्योंकि ये उधर प्लस का था। देखिए यहाँ पे 3 ऑलरेडी प्लस का है, ये 1 प्लस का है, इधर जाके माइनस का 1 बन जाएगा, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे मेरा एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। अब 3 को इसमें डिवाइड करूँगा तो मैं 5 आ गया, 5 दूनी 10x आ गया मेरा, और माइनस 7x ऐसा कैसा आ गया, और बराबर आ गया मेरा 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 7 गया तो मेरा कितना आ गया, 3x, और इधर 15 को इससे गुणा करूँगा तो कितना आ गया मेरा, 30, ठीक है। अब x इसका मान निकालना है तो मेरा कितना आ गया, 10, तो x का मान क्या आ गया, 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, x = 10, ये मेरा आंसर आ गया, इजीली हम इसको कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 11 नंबर का, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो अभी अभी हमने किया था घन का इकाई अंक। अब देखिए इस संख्या को इतनी बार गुणा करने से हमें कोई मतलब नहीं है, लास्ट की संख्याएँ देखनी हमें 8 है, तो 8 को मैं 3 बार गुणा करूँगा, 8 घंटे कितना आ गया मेरा, एक बार तो 64 आ गया। फिर मैं 8 से गुणा करूँगा तो 800 कितना आ गया, 32, का मतलब लास्ट में 2 आ गया। तो पहली जो संख्या है उसमें इकाई अंक आपको लिखना होगा। एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे कि जो इकाई अंक है, ठीक है, इकाई अंक है वो क्या आ रहा है मेरा, इस संख्या का 2। अब दूसरे देखिए यहाँ पे 9 दिया गया लास्ट में, तो 9 को 3 बार गुणा करूँगा मैं, तो एक बार तो आ गया 81, फिर 9 से गुणा किया मैंने, फिर आ गया लास्ट में 100 करूँगा, 9 एकम 9। तो इसमें हम लिखेंगे कि इकाई का जो अंक है, इकाई अंक वो क्या आ रहा है मेरा, 9 आ रहा है। ऐसे आप इसको हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है 12 नंबर का, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार गति है। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हमने साइकिल, ठीक है, साइकिल इधर लिख लिया, और इधर क्या लिख लिया हमने, स्कूटर, स्कूटर, ठीक है। इसकी है 15 किलोमीटर और इसकी है 30 किलोमीटर। ये आपको पूरा इस हिसाब से लिखना है एग्जाम में। अब 15 एकम 15 और 15 दूना 30, तो यहाँ का क्या आ गया, 1:2, इसका क्या आ गया, गति का अनुपात आ गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है आपके लघुतात्मक प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, निम्नलिखित जो कथन है उनको पढ़कर सत्य और असत्य बताना है। तो जो पहला आपको दिया गया है a⁻m, इसको अपन 1/a⁻m लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में अगर कोई संख्या है तो उसको अपन बटे में लिख देंगे तो वो प्लस की बन जाती है। तो ये बात मेरी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो है -2 आपको 3 दिया गया है यहाँ पे, गुणा फिर -2 है वो 4 दिया गया है। तो यहाँ पे आधार समान है मेरे, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा मेरा, ठीक है। और ऊपर मेरा क्या है, -3 है और +4 है। तो ये क्या कह रहा है, ये 3 और 4 होंगे क्या, गलत है, क्योंकि -3 और +4 अगर जोड़ूंगा मैं तो एक ही निकल के आ रहा है, और ये भी मेरा किसका आ रहा है, माइनस का, जो कि इस प्रकार से है ही नहीं, तो ये मेरा असत्य हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, a आपको दिया गया है m और a दिया गया है n, तो ये बराबर में कह रहा है कि a n - m होगा क्या। तो ये बात गलत है,
यहाँ पे a की पावर m माइनस एन होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे n माइनस एम दिया गया है, इसलिए गलत है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे 0.0000 और 0.7 m आपको दिया गया है। तो यहाँ पे इसको मैं अगर हटाता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो मेरी आएगी 10 की पावर 6। ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.7, या तो इस प्रकार से लिखेंगे तो 10 की पावर -5 आपकी लग जाएगी। तो ये 6 था, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कितनी बन जाएगी, पावर कितनी बन जाएगी मेरी, 6 बनेगी माइनस की। तो यहाँ पे 5 दिया गया है, तो इस प्रकार से ये असत्य है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, तो ये लंब सब्दिभाजक होते हैं। एक आयत में विकर्ण माप के होते हैं तो बराबर। देखिए आपने देखा होगा ये एक आयत है, इसका विकर्ण इधर से इधर के जो होंगे वो क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। नेक्स्ट देखिए, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ रखा है। और काफ़ी विद्यार्थियों ने लास्ट वीडियो में कमेंट भी किया है, जिनको मैंने क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछा था तो 180 डिग्री था, उन्होंने सही बताया है। साथ ही साथ घन संख्या के बारे में पूछा था, उसका भी उन्होंने सही बताया है। तो सभी विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने कहा नाम तो खैर ध्यान नहीं, मैंने दिखाई दिया मतलब लिखा नहीं हूँ आपका नाम, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी जिन्होंने किया है उनके लिए काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए अगला जो था कि यदि समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो समलंब कहते हैं, तो उसको अपन समद्विबाहु समलंब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे खंड अ और खंड ब को आपको मिलान करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो पहला दिया गया आपको a गुणा ब्रैकेट b प्लस c, तो इसको मैं गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा प्लस बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पे किस में लिखा है ये, ए बी प्लस बी सी, तो देखिए ये लिख रहा है मेरा लास्ट में। तो इस प्रकार से ये वाला जो है वो इसी से मिलान खा रहा है ना, कि ये मिला हुआ है, तो ये इससे मिलान खा जाएगा, हमें इसको मिलान करवाना है ऐसे। बाकी के पर्सन भी हम इसी प्रकार से मिलान कराएंगे गुणा करके, तो ये ईजी है, आप कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए इन पहियों का परिणाम देखकर उन्हें आपको लिखना है। पहियों को घुमाना, दो सिक्कों को एक साथ उछालना, तो ये आपकी जो प्रायिकता बेस है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको एक बाह्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना पूछा जाएगा, जो कि 100% क्या 1000% आपकी परीक्षा में आएगा। ऐसा कैसे, तो देखिए हमें कैसे निकालना होगा, हमें यहाँ पे पूछा है 441 का अभाज्य गुणनखंड। आप इस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में एक है, इसलिए 2 का भाग नहीं जा रहा, तो हमें यहाँ पे 3 से भाग करना होगा, ठीक है। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 चला गया मेरा, 1 बच गया, 3 चौक 12, फिर 2 बच गया, 3 7 21, ठीक है। फिर आगे फिर से भाग दूंगा मैं, फिर से 3 से जाएगा, 3 चौक 12 और 2 बच गया, और 3 नाम 27। उसके बाद फिर मैं अगला भाग दूंगा यहाँ पे, अब 3 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब यहाँ पे हमने जोड़े बनाए 3 के और 7 के, तो यहाँ पे 3 गुणा 7 के मैंने जोड़े बना लिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3 गुणा 7 कितना आ गया मेरे 21। तो 21 मेरा क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो 21 इसका वर्गमूल निकल के आ गया, ठीक है। तो हमें गुणनखंड विधि से निकालना था, तो हमने निकाल लिया। तो डायरेक्ट भी आप इसकी जांच कर सकते हैं, जो 21 आया है कि मेरा आंसर सही था या नहीं था। तो आप 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 आ रहा है, तो बिल्कुल हमने जो गुणनखंड किया था वो सही है। आगे देखिए यहाँ पे एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतकोण 165 डिग्री का है। तो आप इजीली ये कर पाएंगे। देखिए आपने अच्छे से फॉर्मूलेज याद कर रखे हैं इसके। हमारे को क्या होता है कि n इक्वल टू कितना होता है, 360 बटा हमारी भुजाओं की संख्या, ठीक इस प्रकार से होता है। तो हमें क्या करना है, कोण दिया गया है हमें यहाँ पे, ठीक है, कोण दे दिया गया है, तो हमें डायरेक्ट आंसर निकालना होगा। तो हमें क्या करना है, बहुभुज की भुजाएं, तो भुजाएं भुजाएं बराबर क्या हो जाएगा मेरा, कुल कोण, कुल कोण, ठीक है, कुल कोण बटा एक कोण। एक कोण का मान आपको दे रखा है ना, तो आप पर्सन से कर सकते हैं। तो कुल कोण होता है मेरा 360 डिग्री का, और 165 हमें दे ही दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आप इससे निकालेंगे तो मेरा आराम से निकल के आता है। दोबारा से बताता हूँ, 360 तो आपने ऊपर लिखा है और 165 आपने नीचे लिखा है, ठीक है। 5 से काट देंगे आप यहाँ पे, 5 थी 15, और फिर 1 बच गया, फिर 5 थी 15, ऊपर काटा अगर हमने 5 7 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे एक गलती कर दिया मैंने, एक मिनट आपको बताऊँ। यहाँ पे देखिए हमें, सॉरी, आपको हमें क्या करना था, सबसे पहले तो जो हमारी भुजाएं थी वो ज्ञात करनी थी। तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 165 सौ, ये जो आपको दिया गया है प्रत्येक अंत कोण है वो 165 डिग्री का है, प्रत्येक अंत कोण की बात करी गई है। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगेगा n-2
डिवाइड बाई n इंटू मेरा 180 हो जाएगा, और बराबर में 165 आपको दे ही रखा है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा समीकरण निकलेगा 180n आ गया, माइनस 360 मेरा इधर आ जाएगा, और बराबर में 165n मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये निकालना होगा सबसे पहले एक कोण की मान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 180 360 में से 180 गएंगे तो मेरे कितने बच के जाएंगे, उस हिसाब से आप इसको निकालेंगे तो कितना बच गया आपके। ठीक है, वो इसे आप निकालना, एन का मान एक जगह रखेंगे आप। ठीक है, देखिए कि यहाँ पे 180 एन है और यहाँ पे 165 एन है, तो 180 एन में से 165 एन किया तो कितने बच गए, 15 एन, और बराबर 360 मेरा बन गया। ठीक है, यानी कि हमारा बन के क्या निकल के आ गया, 15 एन बराबर 360। ठीक है, 360 आ गया। अब यहाँ पे एन का निकालना अपने को, तो 360 बटा 15, 15 से काटा है, 15 दूना 30 और 15 चौकू 60, 24, तो एन का मान क्या आ गया, 24, यानी कि 24 टोटल भुजाएं हमारी होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 19 नंबर का, 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि हमें ज्ञात करनी है। तो आराम से देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है या फिर साधारण ब्याज होता है, उसका सूत्र हमें आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज पूछा है, इसमें ब्याज पूछा है ना, तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये तो आपको याद होगा। अब मूलधन हमें दे रखा है 15,000 रुपये, गुणा दर हमें दे रखी है 5%, समय हमें दे रखा है 2, और बटे में आपका आ गया 100। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये मेरा कुछ नहीं था एक बार के लिए, क्योंकि अपन नीचे कर रहे हैं ना, तो ये हो गया बटे में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गई। अब यहाँ पे कितना था, 2 था मेरा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, एक जीरो और वापस से लगा देंगे अपन यहाँ पे, तो मेरा कितना निकल के आ गया, 1500 रुपये। तो साधारण ब्याज, हमारा साधारण ब्याज था वो कितना निकल के आ गया, 1500 रुपये। ठीक है, अब 1500 रुपये तो साधारण ब्याज आ गया। अब हमें टोटल निकालना है। ठीक है, मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है भाई, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना था मेरा, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये तो मेरा मूलधन था, प्लस 1500 रुपये मेरा ब्याज निकल के आ गया, तो ये कितना बन गया भाई, 16,500 रुपये। टोटल बन गया मेरा 16,500 रुपये। तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल दी जाने वाली रकम आ गई मेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो उसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इजीली आप इसको कर पाएंगे। ये कह रहा है कि यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में, यानी कि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में पूरा कर देते हैं, ये दीवार है भाई। ठीक है, बराबर में इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, दीवार वो की वो, ये मेरा समीकरण बन गया। ठीक है, अब आप इसको हल कर सकते हैं, 15 एकम 15 और 15 दूना 30, 2 से फिर काटा, यहाँ पे आ गया 24। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया मेरा, 24। तो कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो मेरा आंसर आ गया। आगे देखिए, यहाँ पे समीकरण आपको दिया गया है, को हल करना है और उत्तर की जांच भी आपको करनी है। तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, जैसे कि अभी पहले किया था हमने कि x बटा 2। अब x का मान इधर ले लेते हैं अपन, तो x बटा 3 आ जाएगा इधर, क्योंकि उधर माइनस प्लस का था तो इधर माइनस हो जाएगा, 1/4 ऐसे कैसे था, और ये जो माइनस का था वो प्लस का 1/5 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लघुत्तम लिया जो कि आ गया मेरा 6। अब 2 तीस है, मतलब 3x तो इधर आ गया और माइनस 2x इधर आ गया, बराबर इधर लघुत्तम लिया हमने 20, इधर तो आ गया 5 प्लस इधर आ गया 4। ठीक है, अब इसको अपन देख लेते हैं क्या आ गया, तो 3x तो ये रहा और 2x ये रहा, 3x में से 2x गया तो कितना बच गया, 1x, और 1x को अगर मैं वज्र गुणा करूँगा 20 से तो मेरा कितना आ जाएगा, 20x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार 20x, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ 20x बच गया मेरा इधर। तो इधर देखिए 5 और 4 9, और 9 को 6 से गुणा करूँगा तो 9 छिंका 54, ये 54 आ गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए 2 से काट दूंगा मैं, तो ये तो आ गया 10 और ये आ गया 27, फिर मैं पॉइंट से हटाऊँगा तो 2.7 मेरा आंसर आ गया। कितना आ गया, 2.7, या फिर 27/10 भी मैं लिख सकता हूँ इसको, अगर आप लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो 2.7 तो होगा नहीं, 27/10 है वो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर पाएंगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो होगा, ये यहाँ पे आपको पाई चार्ट से रिलेटेड है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मरने वालों की संख्या वगैरह हो, सारणी आपको बनानी होगी एक, और उसमें आपको दर्शाना है, तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड है वो हमें यहाँ पे याद करना होगा, तो आप आराम से कर लेना इसको, कैसे करना है।
तो यहाँ पे देखिए पहला जो आपको दिया गया है कौन सा, 7x माइनस 42 को आपको करना है, ठीक है, 7x माइनस 42 को, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 7x आपको दिया गया है, तो 7x का कितना बन गया, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बराबर में जीरो ले जाता हूँ आपका, तो 7 तो मेरा अलग हो गया और x अलग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो 42 है, वो 42 का अगर मैं टुकड़ा करता हूँ तो 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 21 21 दूना 42, ये मेरे टुकड़े बन गए मेरे, ठीक है। तो इस प्रकार से टुकड़े निकालना है आपने को सबसे पहले, ठीक है। अब टुकड़े निकाल लिया तो आप आराम से इसको हल कर पाएंगे, ठीक है। टुकड़े करने के बाद आपस में दोनों को गुणा कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न होगा हमारा, वो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित को आपको हल करना है, एक सम चतुर्भुज वगैरह ये दिए गए हैं, तो ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप खुद देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पाई चार्ट वाला है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए पूरी PDF फाइल में जो आंसर है, देखिए पूरी मॉडल पेपर था उसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है नीचे, तो आप इसको अपने ऐप से ले सकते हैं और वहाँ पे आप एक एक प्रश्नों को समझ सकते हैं जो मैंने स्किप कर दिए हैं। बाकी मैंने समझा ही दिया है आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार का गणित का पेपर आपका एग्ज़ाम में रहेगा, तो अच्छे से कर लेना भाई लोगों, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। और इंग्लिश का जो दोस्तों आपका क्वेश्चन बैंक था वो आपको सोल्व करा दिया है, वो आप जाके देख लेना, उसी में से आपका पेपर आएगा। मैथ की जो क्वेश्चन बैंक है वो सोल्व करा दी है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। और इसके बाद सामाजिक की विज्ञान की भी करवा दी है, वो भी आप देख लेना। सामाजिक की बाकी है और संस्कृत की वो भी करवा दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।